तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज के सेशन जो हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम कोई बड़ा सेक्शन तो नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन आज के सेशन में हम आपके साथ बहुत सारे सेक्शन को कवर करने वाले हैं पीजीपी में, जिसमें सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 35 डीडी, जो बात करता है कि अगर आप अपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एग्रीमेशन कर रहे हो या फिर आप डीमर्ज कर रहे हो, तब आप जो भी खर्चा करोगे उसको आप 5 साल के अंदर डिवाइड कर दें। जैसे मान लीजिए आपकी एक फर्म में ए, आप बी के साथ मर्ज हो रहे हो, या आप ए हो बी हो, आप मर्ज होकर एक रिजल्टिंग कंपनी बना रहे हो सी। तो उसके लिए जो भी आप एक्सपेंस करोगे, आपको पता है जब कंपनी को मर्ज करना होता है या डीमर्ज करना होता है उसके लिए हमें एक बंदा हायर करना होता है जो वैल्यू को एक्यूरेट करता है, उसके बाद उसे लाइबिलिटीज को असेट्स को दूसरी फर्म में ट्रांसफर करता है। उसके लिए वो हमसे जो भी पैसे लेता है उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं नंबर ऑफ 5 ईयर तक। मतलब अगर उसने हमसे 50,000 रुपये लिए, 10,000 रुपये पर ईयर हम क्या ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी साफ साफ बात लिखी हुई है कि एनी incur any expenditure for the purpose of annulation or demerge of an undertaking taking the SSE shall be allowed a deduction of the amount equal to 1 divided by 5 such expenditure for 5 years beginning from the previous year in which annulation or demerge take place। जिस साल से आप होगा वो साल से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेक्शन 35 डीडी आता है वो बात करता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। आपको याद होगा जब मैंने सैलरी बताया था तो मैंने कहा था कई बार लोगों से पूछा जाता है कि आप ऑफिस छोड़ना चाहते हैं, आप हमसे कुछ पैसा ले लीजिए और ऑफिस को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। या जो लोग काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, जो मन से काम नहीं कर रहे, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो जा सकता है और हमसे एक अमाउंट ले रहे और वो जाए। तो अगर हम एम्प्लॉयर को पैसे देते हैं एम्प्लॉय को तो उसकी सैलरी का पार्ट बन जाता है, लेकिन जो कंपनी खर्चा कर रही है उसका बेनिफिट उसे कहाँ मिलेगा, सेक्शन 35 डीडी के अंदर। और जितना भी आप खर्चा करोगे उसको आप 5 साल के अंदर डिवाइड कर देना। ऐसा नहीं है कि आपने उसे निकाल तो दिया ऐसा दिखाने के लिए लेकिन कंपनी से उसे हटा ही नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो आपको बेनिफिट मिलेगा लेकिन कितने सालों तक, 5 साल तक। अगर आपने 10 लाख रुपए खर्चा किया तो पर ईयर आप 22 लाख रुपीज का क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है वॉलंटरी retirement scheme where any SSE incur any expenditure by way of payment of any sum of any employee in connection with his voluntary retirement in accordance with any scheme of the voluntary retirement 1 divided by 5 या फिर 20% of the amount so paid by allowed as per year। उसकी कोई लिमिट भी होती है कितने परसेंट? उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो सेक्शन आता है सेक्शन 35 बात करता है टैक्सेशन ऑफ माइनिंग कोल लाइवस्टोन आयरन जिंक गोल्ड ईटीसी। अगर आप इस काम के अंदर लगे जिसका काम होता है प्रोस्पेक्टिंग करना, सोने को ढूंढना, आयरन को ढूंढना, जिंक को ढूंढना, उसके बाद उसका एक्सट्रैक्शन करना और साथ साथ फिर उसे क्या करना, प्रोडक्शन करना और साथ में डेवलपमेंट का काम करते हो तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने कई बार देखा है कि ऐसी जगहों पे कुछ लोग ना रिसर्च करते हैं या सर्चिंग का काम करते हैं कि यार सोना कहाँ पर है, या बहुत बड़ी बड़ी खदानें होती हैं वहां पर लोग काम करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो अभी हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पता चले सरकार को सोना है, तो हो सकता है इसके नियर बाय की बिल्डिंग सरकार तोड़ देगी, अपने कब्जे में ले लेगी, फिर कुछ एजेंसी को बुलाएगी तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, फिर उसका क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। मान लो हमने इस जमीन सरकार को दे दी कि सरकार यहाँ पर सोना और गोल्ड आयरन जिंक सब कुछ है, लेकिन जब सरकार ने खोदा तो हो सकता है उनको कुछ भी ना मिले, तो उनको क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। तो उसके लिए सरकार ने कौन सा निकाला, सेक्शन 35 की अगर आप प्रोस्पेक्टिंग का काम करते हैं, एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं और प्रोडक्शन का काम करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कितने सालों तक, 10 सालों तक आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 10 करोड़ रुपए खर्चा करते हो तो आप पर ईयर कितने का बेनिफिट ले सकते हो, 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट ले सकते हो। और मैं आपको बता दूं इस काम के लिए बहुत हैवी हैवी मशीनें आती है और कई बार जब उसकी खुदाई की जाती है या उसे खोदा जाता है तो उनकी मशीनें बहुत ज्यादा टूटने भी लगती हैं। तो उस केस में सरकार ने इन लोगों को बेनिफिट देने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया है। यहाँ पर लिखा भी है एक्सपेंडिचर इनकर होली और एक्सक्लूसिवली on any operation relating to prospecting any mineral or on the development or a mine other natural deposit of any minerals shall be allowed in equal to installment over a period of 10 ईयर। कितने ईयर तक मिलेगा, 10 ईयर तक आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इस बात को आपको
ध्यान में रखकर चलना है। इसके साथ साथ इसने कहा है कि नो डबल डिडक्शन, आपको अगर इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन लेनी है तो फिर आप डेप्रिसिएशन के अंदर क्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आप इस सेक्शन में भी डिडक्शन ले लो और डेप्रिसिएशन के अंदर भी फिक्स एसेट मान के उसको डेप्रिसिएशन क्लेम करने जाओ। सरकार ने कहा इसमें हम क्या नहीं कर सकते, डबल डिडक्शन नहीं दे सकते। साथ साथ यहाँ पर आपको एक बात हमेशा की तरह याद रखनी कि अगर कभी भी आपका प्रॉफिट है और ये एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा है, मान लो आपका प्रॉफिट है 8 लाख रुपए का और सेक्शन 35D के हिसाब से आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए 10 लाख रुपए की, तो आप 8 लाख तक ही क्लेम करोगे, 2 लाख आपका क्या बन जाएगा, अनअब्जॉर्ब, ये बन जाएगा अनअब्जॉर्ब सेक्शन 35E। क्लियर। जैसा हम देखते हैं सभी सेक्शनों में, तो यहाँ पर लिखा भी है कि यहाँ पर लिखा है कि इनकम ऑफ सच नेक्स्ट प्रीवियस ईयर फॉर फ्रॉम मिनरल नेचुरल, दोबारा कर लेते हैं। 10% तो आपको समझ आ गया कि हमें 10% तक का बेनिफिट मिलेगा 10 सालों तक। साथ साथ अगर हमारा जो भी पैसा बचेगा उसे हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 10 ईयर। गॉट इट। इस बात को आपको याद रखना है। दोबारा बता दो, सेक्शन 35 की बात करता है कि अगर आप कोयले की खदान में काम करते हो, मिनरल में काम करते हो, लाइव स्टोन में, आयरन में, जिंक में, या फिर गोल्ड का प्रोस्पेक्टिंग करना, एक्सट्रैक्शन करना, प्रोडक्शन करना, या उसके डेवलपमेंट में लगते हो और आप उसमें कोई भी कैपिटल नेचर का खर्चा करते हो तो उसको आपको 10 ईयर का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने 1 लाख खर्चा किया तो पर ईयर आप कितने का बेनिफिट ले सकते हैं, 1 लाख रुपए की डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 35E के हिसाब से। साथ साथ इसमें आपको डबल डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपने इसमें क्लेम कर लिया तो फिर आप डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते हो, अगर आपने डेप्रिसिएशन ले लिया तो फिर आप ये का क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी डिडक्शन ज्यादा और आपका प्रॉफिट कम है तो जितना भी बचेगा आप उसे नेक्स्ट ईयर क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 36, जो बात करता है अदर डिडक्शन। इसकी बात करता है अदर डिडक्शन। अभी यहाँ पर एक दो डिडक्शन की बात हो रही थी, लेकिन इस सेक्शन के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिडक्शन की बात करने को मिलेगी। क्लियर है। सबसे पहली बात, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन स्टॉक। अगर आप लोग अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हैं, आपको डर लगा रहता है कहीं मेरे पास स्टॉक चोरी ना हो जाए, डर लगा रहता है कई बार मेरा स्टॉक जल ना जाए, या कोई और कारण हो जिससे आप अपने स्टॉक को क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, तो जितना पैसा भी आप पे करेंगे उसका आप क्या ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। इसी तरीके से इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइव स्टॉक। आपको पता है लाइव स्टॉक होते हैं, जैसे कई बार जो मिल्क वाले होते हैं, जैसे अमूल मिल्क, उनके पास जो गाय हैं, जो काव है, तो बेसिकली क्या है, उनके लाइव स्टॉक। क्या है, लाइव स्टॉक। और इसके अंदर एक सोसाइटी होती है जिसे बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरल मिल्क सोसाइटी। जैसे मान लो इस एग्जांपल के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है कोऑपरेटिव फेडरल मिल्क, ये अमूल कंपनी मान के चलते हैं। अब अमूल कंपनी के पास इतनी सारी गाय तो होंगे नहीं, क्योंकि वो पूरी इंडिया में सप्लाई करता है। तो वो क्या करता है, पूरे गांव को या अलग अलग क्षेत्र को बोल देता है कि तुम ना मेरे पास अपनी गाय का जो भी दूध है वो लेके आओ, मैं तुम्हारी जो भी स्टॉक है उसका भी क्या करवा दूंगा, इंश्योरेंस करवा दूंगा, या उसको भी मैं क्या दूंगा, बेनिफिट दूंगा। तो अगर ये लोग मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, मेंबर 5, मेंबर 6 सब किसको दूध देते हैं, कोऑपरेटिव फेडरल मिल्क को क्या देते हैं, दूध प्रोवाइड करते हैं, तो ये इसके लिए भी क्या बन जाएगा, लाइव स्टॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो, इसके लिए स्टॉक बन जाएगा। इस बात को याद रखें, यहाँ पे लिखा है फेडरल रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव फेडरल मिल्क सोसाइटी। तो अगर आप उनका भी इंश्योरेंस कराते हैं तब भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर कई बार आप अपने एम्प्लॉय का भी इंश्योरेंस कराते हैं बट वो कैश में नहीं होना चाहिए, तब भी आप उसका क्या ले सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर बोनस और कमीशन देते हैं, बट एक बात याद रखें, सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B। सेक्शन 43 भी कहता है कि आपको तभी बेनिफिट मिलेगा किसका, बोनस का और कमीशन का, जब आपने एक्चुअल में पे किया हो। अगर आप कहोगे नहीं सर मैं पे कर दूंगा, तो सरकार उसका बेनिफिट नहीं देगी। और जहां भी ये वर्ड लिखे सेक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43, वहां इस बात को कोट कर लेना है कि इसका डिडक्शन हमें तभी मिलेगा जब क्या लेगा, उसका पे किया होगा। अगर आप एक्चुअल पे नहीं करोगे तो आप उसका बेनिफिट नहीं लोगे। तो अगर आप किसी को बोनस दे रहे हो, किसी को कमीशन दे रहे हो, वो तभी पॉसिबल जब आपने उसका बेनिफिट, उसकी पेमेंट करी हो। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आप उसका क्या नहीं ले सकते, बेनिफिट नहीं ले सकते। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता तो है, मैंने अगर किसी को बोनस दिया तो मैं क्लेम गवर्नमेंट से मेरे को वापस मिल जाएगा वो? हाँ डिडक्शन मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी सैलरी के अंदर आप उसे ट्रीट कर सकते हो। अभी हमने आपको बताया था सेक्शन 29 के अंदर कि पीजीबीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपने अपनी बैलेंस शीट बनाई, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिसमें आपने बोनस लिखा,
मैंने आपसे पूछा आपने बोनस की पेमेंट करी कि अभी नहीं करूंगा, तो आपकी बैलेंस शीट को मैं छेड़ूंगा नहीं। जब मैं पीजीपीपी को कैलकुलेट करूंगा तो मान लो आपका प्रॉफिट 20 लाख था, तो उसमें आपने 1 लाख रुपए का कमीशन दिखाया है, तो मैं इस 1 लाख को हटा दूंगा और कितना प्रॉफिट कर दूंगा, 21 लाख। मैं आपकी बैलेंस शीट के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन आपके पीजीपीपी से इनकम को बढ़ा दूंगा। क्लियर। इसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हो, मैं मालिक हूँ, अब मैं डिडक्शन लेना चाहता हूँ और आपको पैसा दे रहा हूँ, किसका, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो भी आपका पैसा डालता हूँ। आपको सेक्शन 7 के अंदर प्रोविडेंट फंड के बारे में मैंने बताया था कि अगर दो लोग देते, एक तो एम्प्लॉयर का पैसा कटता है और एक एम्प्लॉय का जाता है, तो जो एम्प्लॉयर पैसा देता है वो किसके अंदर बेनिफिट ले लेगा, सेक्शन 36 के अंदर बेनिफिट ले लेगा, किसमें, कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसी तरीके से अगर आप किसमें पैसा जमा कराते हो, स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड 1952 1925। जब मैंने आपको बताया था कि दो तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं, एक गवर्नमेंट होता है, एक नॉन गवर्नमेंट होता है। ये किसकी बात कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा है। इसी तरीके से आप किसमें पैसा जमा कराते हो, अप्रूव ग्रेच्युटी फंड में, बट आपने उसकी पेमेंट करी होगी तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपने पेमेंट नहीं करी होगी तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय इन सुपर एनिमेशन फंड, अगर आप किसके अंदर पैसा जमा कराते हैं, सुपर एनिमेशन फंड के अंदर पैसा जमा कराते हैं, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक होता है बैड डेट। अगर आप अपनी कंपनी में बैड डेट दिखा रहे हैं तब आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसका डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन बनता है, मान लो आपने पिछले साल में सेल करी 5 लाख रुपए की और आपकी जो बैड डेट आ गई 6 लाख रुपए, तो क्या पॉसिबल है सर कि हमने पिछले साल में माल ही बेचा 6 लाख का एक पार्टी को, लेकिन हम बैड डेट में कितना डाल रहे हैं, 6 लाख रुपए या 1 लाख रुपए ज्यादा डाल रहे हैं, जितना भी अमाउंट है, तो हमें उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि बैड डेट हम पिछले साल के टर्नओवर को देके चलेंगे, हो सकता है उस साल हम कई सालों से काम कर रहे हैं और वो काम बंद कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसका क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, डेटर से हमने कैश ले लिया लेकिन अपने दिखा दिया बैड डेट का। नहीं, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो उसके अंदर मेंशन भी करेंगे कि ये बैड डेट है, क्या ये आपका बैड डेट है। तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए चलना। चलो, इसके बाद आता है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस। अगर आप किस पर पैसा इन्वॉल्व करते हैं, फैमिली प्लानिंग के ऊपर करते हैं, तो आप उसका बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन दो तरीके से। एक होता है कैपिटल नेचर का, लॉन्ग टर्म होता है, और एक रेवेन्यू नेचर का। अगर रेवेन्यू नेचर का है तो आप 100% डिडक्शन उसी ईयर ले लेंगे, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, कैपिटल नेचर का करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कितने साल का, 5 सालों तक का डिडक्शन मिलेगा। मतलब इंसर्ट, अगर आपने 1 लाख खर्चा किया है तो 20,000 पर ईयर आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, एक साथ आपको पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है डेड एनिमल अलाउंसेस। आपको पता है कि जब कोई भी एनिमल मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो कार्केसेस होती है, जो उसकी खाल होती है, जो उसकी चमड़ी होती है, उसके बेच कर भी हमें क्या मिल जाते हैं, उसको पैसे मिल जाते हैं। मान लो हमने कार को लाए थे, हमने एक एनिमल खरीदा जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए की थी, क्लियर है? उसका हमने क्या किया, अब वो एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई, उसके बदले हमें उसे कितने मिल रहे हैं, 10,000। तो हमारी नुकसान कितने का होगा, 40,000 रुपए का। जो 10,000 रुपए का वो हम इसकी डिडक्शन ले सकते हैं। क्लियर? इस बात को याद रखें। इसका होता है डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। अगर आप क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं किसमें, जीरो कूपन बॉन्ड में। जैसे कई बार क्या होता है, लोग बॉन्ड इशू करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। जैसे जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10 रुपए, लेकिन हम आपको 2 रुपए का डिस्काउंट देके कितने का दे रहे हैं, 8 रुपए का। लेकिन उसका नाम होना चाहिए डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, तभी आपको 2 रुपए का डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर? अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट्स, अगर आप असेट्स को खरीदने के लिए कोई लोन लेते हो, उस पर जो भी आप इंटरेस्ट देते हो उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 भी होना चाहिए। अगर आप उसकी पेमेंट करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आता है आपका सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना है तो उसके लिए टैक्स दिया जाता है जिसका नाम होता है SIT, जिसे फुल फॉर्म में बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। अगर आप वो पे करते हो तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। इसी तरीके से एक और टैक्स होता है, इसका नाम होता है कम्युनिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ये भी शेयर खरीदने पर लगता है, तब भी आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं अगर आपने पे किया है तब। इसी तरीके से अगर आप सेक्शन 80 CC D में आते हो,
सर ये सेक्शन तो हम काफी बार देख चुके हैं। हाँ, ये सेक्शन आप काफी समय से देख रहे हो। इसका मेन काम होता है डिडक्शन का। ठीक है, ये एक तरह की पेंशन स्कीम होती है जो रेफर की जाती है अंडर सेक्शन 80 सीसीडी के हिसाब से। द डिडक्शन शैल बी अलाउड एक्सीड 10% ऑफ सैलरी इंक्रीज। अगर आपको जितनी भी सैलरी मिलेगी उसका 10% तक आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। चलो, और इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं जिसमें आप शुगर का क्या करते हैं, माल को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। क्लियर। मान लो जिसकी मार्केट वैल्यू थी 10-50 रुपए शुगर की, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि आपने इसे 40 रुपए में बेचो और 10 रुपए का हमसे क्या ले लेना, डिडक्शन ले लेना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, जो हम 10 रुपीज पे लो पर बेचेंगे उसे हम सरकार से क्या ले लेंगे, बेनिफिट ले लेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी शुगर परचेज मार्केट वैल्यू 50 रुपीज, सेल प्राइस 40 रुपीज, 10 रुपीज क्या है डिडक्शन। तो हम सरकार से क्या कर लेंगे, उसका क्लेम कर लेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और लास्ट जो हमारा सेक्शन आता है या लास्ट जो पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 18, वो बात करता है किसकी, लास्ट पॉइंट तो बता रहा हूँ 18। ये कह रहा है कि अगर आपको सैलरी में एम्प्लॉयर ने 20,000 रुपए दिए, लेकिन पीएफ कितना काट लिया, 2,000 रुपए, और कितना दे दिया आपको, 18,000 रुपए आपके हैंड में। लेकिन इसके 20,000 रुपए उसने क्या कर लिए, सरकार को कितने जमा कराने, 20,000, 2,000 अपना, 2,000 मेरा, और सरकार को कितना कराना है, 4,000 रुपए जमा कराना है। लेकिन इसने 4,000 रुपए सरकार को जमा नहीं कराए। तो सरकार को जब तक जमा नहीं कराएगा जब तक ये क्या नहीं ले सकता, उसका डिडक्शन नहीं ले सकता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24 के हिसाब से। क्लियर। बाकी और कोई रेलिवेंट नहीं है। ये आपका सेक्शन क्या हो गया, क्लोज। तो सेक्शन 36 हमें बताता था अदर डिडक्शन की। तो अगर आप ये खर्चा करते हो तो आप इसकी डिडक्शन ले सकते हैं। क्लियर। इसके बाद सेक्शन 37 आता है। आपको याद होगा जब मैंने सेक्शन 31 पढ़ाया था फर्नीचर का, जिसमें लिखा था कि आप रेंट और इंश्योरेंस का तो क्लेम कर सकते हो लेकिन अदर दिन का खर्चा नहीं कर सकते। तब मैंने कहा था सेक्शन 37 कहता है, मैं हूं ना, जिसका डिडक्शन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा वो तुम मुझसे आकर ले लेना। तो ये बोलता है जनरल डिडक्शन। क्लियर। फॉर द डिडक्शन, इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट। सबसे पहली जो डिडक्शन होनी चाहिए वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी खर्चा करते हैं वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो किस में यूज ना होना चाहिए, पर्सनल पर्पज में यूज नहीं होना चाहिए। और तीसरा, उसे आप किसने किया गया हो, बिजनेस या प्रोफेशन में किया गया हो, तभी आप उसको बेनिफिट ले सकते हैं। और फोर्थ होता है, इट मस्ट बी इनकर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, और ये पिछले सालों में किया गया होना चाहिए। और अगर करोगे तभी आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। सेक्शन 37 इसकी बात करता है। इसी तरीके से अगर आगे आएंगे तो दो बातें आपको याद रखना, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट अंडर द वेरियस केसेस। ये कह रहा है कि क्या सर हम अगर कोई गलती करते हैं उसके बदले हमारे ऊपर कोई पेनल्टी लगती है, क्या हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। देखो, पेनल्टी भी दो तरह की होती है, एक होती है पेनल नेचर की, एक होती है कंपोनेटरी नेचर की। ठीक है, बेसिकली दो तरह की पेनल्टी होती है। एक पेनल नेचर की होती है जो आपकी ऑलवेज क्या होती है, डिसअलाउ, और जो दूसरे नेचर की होती है वो आपकी अलाउ होती है। सर कैसे हो सकती है, आइए एक बहुत फेमस केस है, उस फेमस केस बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन केस क्या है समझिए। मान लो मुझे ना एक माल सेल करना था पंजाब से यूपी, लेकिन मैंने उस टैक्स को एवेजन करने के लिए सरकार को एक ऐसा ट्रीट किया कि माल मैंने कहाँ नहीं बेचा, यूपी ना बेच के पंजाब भेजी। अगर मैं यूपी बेचता तो मुझे 10% टैक्स देना पड़ता, जबकि मेरे को मैंने दिया कितना, 5%। 10,000 का 5% हो गया 500 रुपये। जबकि अगर मैं 10,000 का कितना पैसा देता, 10%, तो वो टैक्स हो जाता 11,000 रुपये। मतलब टोटल मेरी 11,000 रुपये की ट्रांजेक्शन होती। लेकिन ये बात पता चली सरकार को, क्या पता चली, ये बात पता चली सरकार को। सरकार ने कहा आपने गलती करी है, क्या करी है, आपने गलती करी। क्लियर। सरकार ने कहा कि सबसे पहले तो आप 11,000 रुपये दिखाओ। क्या दिखाओ, आप 11,000 रुपये अपनी एक्यूरेट वैल्यू दिखाओ जो आपकी थी। हमने कहा सर ठीक है सरकार दिखा देंगे, और साथ साथ आपके ऊपर 500 रुपये क्या लग जाएगी, एक और पेनल्टी लगेगी जो आपके लिए क्या होगी, डिसअलाउ होगी। पेनल्टी अलग रहेगी, तुमने लॉ का वायलेशन किया है। जो कौन सी होती है, हमारी कंप्लेंट्री नेचर की पेनल्टी होती है। चलिए सिंपल सी बात रखेंगे, पेनल्टी दो तरह की होती है, एक पेनल नेचर की होती है और दूसरी होती है आपकी कंपल्सरी
नेचर की, ये वाली आपकी अलाउ होती है, ये वाली डिसअलाउ होती है। अगर दूसरे लफ्ज में बोलूँ, मान लो आपने किसी को माल बेचा 1 लाख पर, 1 लाख पे आपको 5% की बजाय 18% टैक्स लगाना, तो आपने कितना टैक्स लगा दिया, आपने 5% लगाया, उससे 1,05,000 ले लिया, जबकि उसको पैसा लेना कितना था, उसको पैसा लेना था 1,18,000, आपने कितना कम ले लिया उससे, एक 13,000 रुपये कम ले लिया। जो 13,000 रुपये आपने कम लिए, सबसे पहले 13,000 रुपये आपको क्लेम करने, क्या करने आपको 13,000 रुपये क्लेम करने। जो आप 13,000 रुपये उससे क्लेम करोगे उसका तो आप बेनिफिट ले लोगे, लेकिन उसके बदले जो तुमने लॉ का वायलेशन किया है, क्या किया है, लॉ का वायलेशन किया है, उसके ऊपर कौन सी वो पेनल्टी लगेगी, पेनल नेचर की पेनल्टी लगेगी। कितने रुपए की, 13,000। कितने की लगेगी, 13,000 रुपए की आपको पेनल्टी, या जो भी सरकार आपकी पेनल्टी डिसाइड करेगी। 13,000 तो सरकार को एक्चुअल में लेना ही था, तो सरकार ने ले लिया, लेकिन जो अलग से पेनल्टी लगी, उसके ऊपर जो पेनल्टी लगी, उसका आपको बेनिफिट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सरकार कहेगी कि आप एक तो गलती करो और फिर बाद में हमसे डिडक्शन ले लो, तो हम ऐसी गलतियों को अलाउ नहीं करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन 38, डेप्रिसिएशन ऑन बिजनेस असेट पार्टली यूज फॉर पर्सनल पर्पस। अगर कोई ऐसी फिक्स असेट्स है जिससे आप आधा तो बिजनेस में यूज करते हैं और आधा पर्सनल नेचर में करते हो, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा है वेयर एनी बिल्डिंग, मशीन, प्लांट और फर्नीचर इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द purpose of business or profession and deduction under section 32 shall be restricted to a fair proportion part, कि आपको उतने ही पार्ट की डिडक्शन लेनी जितना आप बिजनेस में यूज करते हो, जितना नहीं करते उसका आप क्लेम नहीं ले सकते। क्लियर, ये सेक्शन 38 हमारी बात करता है। और अब जो हम सेक्शन आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 40 कैप स्मॉल ए, सेक्शन 40 स्मॉल बी, सेक्शन 40 कैपिटल ए एंड सेक्शन 40 बी, सेक्शन 43 बी। सेक्शन 43 बी में आपको बता चुका हूँ, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 बी, उस खर्चे का बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो एक्चुअल में पे हुआ। तो अब हमें 3 सेक्शन को पढ़ना है, सेक्शन 40 स्मॉल ए, सेक्शन 40 स्मॉल बी, सेक्शन 40 क्लोज कैपिटल ए एंड देन। चलो अब बात करते हैं हम सेक्शन 40 स्मॉल ए की। सर्टेन एक्सपेंस आर नॉट डिडक्शन एट ऑल। अभी तक हम सब पढ़ते आ रहे थे कि हमें डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जो कहता है तुम्हें डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर तुम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हो तब। तो ये याद रखना, सेक्शन 40 स्मॉल ए कहता है कि आपको इन खर्चों का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा अगर आप ये गलती करते हैं तब। इसमें सबसे पहला आता है इन केस ऑफ एनी एसएससी, any interest, royalty, fees for technical service or other sum chargeable under income tax act which is payable outside India, या आपने इंडिया में दिया लेकिन बंदा कौन है, नॉन रेजिडेंस है, तो इस बातों को ध्यान में रखना है। मतलब कि आप किसी को इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, किसी को रॉयल्टी की पेमेंट कर रहे हो, किसी को टेक्निकल सर्विस की पेमेंट कर रहे हो, बट आप उस पर क्या नहीं चार्ज कर रहे, टीडीएस चार्ज नहीं कर रहे, या टीडीएस चार्ज तो कर रहे हो लेकिन सरकार को जमा नहीं करा रहे, तो जो भी आप खर्चा करोगे वो 100% डिसअलाउ है। मेरी बात दोबारा समझना, सेक्शन 40 स्मॉल ए कहता है कि हम आपको इन खर्चों का डिडक्शन नहीं देंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि अगर कोई आउटसाइड इंडिया है या कोई इंडिया में भी आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, वो कौन है, नॉन रेजिडेंस है। अगर आप उसको इंटरेस्ट की पेमेंट देते हो, रॉयल्टी की पेमेंट देते हो, कोई टेक्निकल सर्विस की पेमेंट देते हो, टीडीएस चार्ज तो करते हो बट सरकार को जमा नहीं कराते या चार्ज नहीं करते, तो उस केस में आपको डिडक्शन नहीं दी जाएगी। जैसे मान लो प्रीवियस ईयर 1/4/2019 से लेकर 31/3/2022 तक आपको से 1 लाख रुपए पे करना था, लेकिन आपने 1 लाख पे कर दिया, क्या नहीं करा, टीडीएस नहीं काटा, तो आपको 1 लाख रुपए के खर्चे को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। मान लो अगर आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना प्रॉफिट 10 लाख रुपए का दिखाते हो उस खर्चे को हटाने के बाद, तो इस खर्चे को सरकार हटा देगी, या इस खर्चे को जोड़ने के बाद आप 10 लाख का प्रॉफिट देते हो, तो जब आप पीजीबीपी कैलकुलेट करोगे तो अपना प्रॉफिट लिखोगे 10 लाख, माइनस कितना कर दोगे आप, 1 लाख, ये मतलब माइनस की जगह ऐड कर दोगे, क्यों, क्योंकि ये खर्चा सरकार के नियम में क्या है, डिसअलाउ, और अब आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 11 लाख। ठीक है, लेकिन सर
हुआ क्या, मैंने इस साल नहीं पे किया लेकिन नेक्स्ट ईयर पे कर दिया, तो अगर आपने नेक्स्ट ईयर पे किया होगा तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरी बात याद रखना कि यही बात यहाँ तक सीमित है, कोई ज़्यादा नहीं। दूसरा आता है कि अगर आप किसी इंडियन को पैसा देते हो, किसका, इंटरेस्ट का, रॉयल्टी का, टेक्निकल सर्विस का, अदर सम चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जैसे मान लो मिस्टर एस है, मिस्टर आर को क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, रॉयल्टी की पेमेंट कर रहे हैं, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की पे कर रहे हैं 1 लाख रुपए, लेकिन उन्होंने उसका टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काट लिया लेकिन सरकार को जमा नहीं कराया, तो सरकार उसमें से 30% अमाउंट को डिसअलाउ कर देगी। मतलब 1 लाख रुपए के खर्चे को आपको 70,000 ही अलाउ करेगी और 30,000 क्या कर देगी, आपको डिसअलाउ कर देगी। क्लियर? अगर इंडिया का वो है, इंडिया का है तब। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो बात करता है इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी होता क्या है समझिए। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने सोचा यार अब मुझे ना प्रमोशन करवाना पड़ेगा, उसके लिए मैंने मदद ली गूगल की, मैंने मदद ली याहू की, मैंने मदद ली फेसबुक की, या मैंने किसी भी और चीज़ की मदद लेके जो बाहर की कंपनियां उनके थ्रू अपने बिजनेस का प्रमोशन कराया। तो सरकार ने कहा कि बाहर के लोग हैं, वेबसाइट चलाते हैं, इनका परमानेंटली कोई इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है और हमसे पैसा कमा रहे हो, एंजॉय करें, हम क्या करें। तो सरकार ने एक टैक्स लगाया जिसका नाम है इक्वलाइजेशन लेवी। सरकार कहती है कि आप जितना भी अमाउंट पे करोगे उस पर कितने परसेंट टीडीएस काट लोगे, 6% काट के हमें जमा करा दोगे। तो मतलब कोई भी इंडियन बिजनेस में किसी ऐसी एजेंसी से लेती है जो एक वेबसाइट के थ्रू है, जिसका इंडिया में कोई परमानेंटली एड्रेस भी नहीं है, तो आप उसको जितना भी पैसा दोगे उसमें 6% काट लोगे, किसके नाम से, इक्वलेशन लेवी के नाम से। और अगर आप ऐसा नहीं करते और आप पूरा का पूरा 1 लाख पे करते हो तो उस पूरे 1 लाख को क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इस बात को अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लें। एनी कंसिडरेशन पेड और पेबल to a non-resident for the specified service on which equalization levy is deduction, if such levy has not been deduction or after deduction has not been paid on or before the due date of specified section 139 clause 1। कह रहा है कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले या तो उसकी पेमेंट ना की हो या टीडीएस नहीं काटा तो उसका आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा और आपकी बुक से 1 लाख रुपए खर्चे को क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इसी तरीके से कभी भी आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा है डू नॉट गिव डिडक्शन डायरेक्ट टैक्स एंड वेदर टैक्स। सर होता क्या है कि अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो, आप कहो सरकार मुझे इसका बेनिफिट, सरकार ने कहा इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा चाहे आप कुछ भी कर लो। इसी तरीके से अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट या अंडरटेकिंग को कोई पेमेंट करते हो, क्या करते हो, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट को या फिर अंडरटेकिंग को कोई भी पेमेंट करते हो, एनी अमाउंट अप्रोप्रिएट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी ही स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट कर रही है, जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली अपनी दिल्ली जल बोर्ड को पेमेंट कर रही है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर है? या दिल्ली ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी को पेमेंट कर रही है, उसकी क्या है, अंडरटेकिंग कंपनी, तो उसका डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, डिडक्शन नॉट अलाउड। एनी पेमेंट विच इज चार्जेबल अंडर हेड सैलरी इफ इट्स पेबल, अगर आप किसी को सैलरी देते हैं आउटसाइड इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंस को और इस पर आप टीडीएस नहीं काटते तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर आप इस साल भूल गए और अगले साल करोगे तब भी वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब आपने उसी साल काट के सरकार को जमा कराए। अगर आप किसी को सैलरी की पेमेंट कर रहे हो और वो कौन है, आउटसाइड इंडिया है या फिर नॉन रेजिडेंस है, तो आपने अगर टीडीएस नहीं काटा तो उसका बेनिफिट आपको कभी भी नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 40 स्मॉल ए के हिसाब से। इस बात को आप क्या कर लोगे, माइंड में सेट कर लो। लेकिन आप हमें ये सेटिस्फाई कर दो कि सर हम आउटसाइड इंडिया वालों को पैसे देंगे लेकिन हमारे पास पूरा अरेंजमेंट है उनका टीडीएस काटने का, तब अलाउ हो जाएगा। एनी पेमेंट टू द प्रोवाइड फंड established for the benefit of employee of the SSC unless the SSC has made effective arrangement to secure that tax shall be deduction at source from any payment made
फ्रॉम फंड विच आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द सैलरी। तो अगर वो सरकार को श्योर करता है कि नहीं सरकार मैं ऐसा करूंगा तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एनी टैक्स एक्चुअली पेड बाय एनी एम्प्लॉयर, मेरा इनकम टैक्स कौन भर रहा है, मेरा मालिक भर रहा है, तो ये एक तरह की क्या कहलाती है, परक्विजिट कहलाती है। तो यहाँ पर लिखा भी एनी टैक्स actually paid by any employer on the perquisite not provided by way of monetary बोलते हैं कैश में, हमने कैश में नहीं दिया, shall not be eligible for deduction which computing the बिजनेस इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। अब मैंने आपकी सैलरी का क्या भर दिया, इनकम टैक्स भर दिया, और मैं कहता हूँ सरकार मुझे उसका क्या दे दो, डिडक्शन दे दो, सरकार उसका डिडक्शन नहीं देगी। आइए समझते हैं, मैंने किसी को सैलरी दी साल में 30,000 रुपए, रेंट दिया 60,000 रुपए का, और बेनिफिट कितने का दिया, 45,000 रुपए का, टोटल मिलाकर 1,35,000 रुपए मैंने उसको दिए सब कुछ, जिसमें कैश भी था और परक्विजिट भी थी। लेकिन उस 1,35,000 पे जो उसका टैक्स बना वो 7,800 रुपये बना, जिसमें से जो मैंने रेंट का और अदर बेनिफिट दिया है उस पर टैक्स बना 5,000 रुपये का, और जो 2,800 रुपये का टैक्स बना है वो उसकी 30,000 रुपये की सैलरी का बना। अब हमने कहा जो 5,000 रुपये का टैक्स बनेगा ना उसका बेनिफिट हम देंगे आपको, क्योंकि हमने दिया है ना आपको, तो हम देंगे। सरकार ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, कि जो 7,800 बना है जिसमें से आप 5,000 पे कर रहे हो हम उसको आपको क्लेम नहीं देंगे। आप तो वहां उसको बेनिफिट दे रहे हो और फिर बाद में हमसे क्या ले रहे हो, डिडक्शन। उसकी तरफ तो तुम अच्छे बन रहे हो कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, और मुझसे क्या मांग रहे हो, डिडक्शन मांग रहे हो, तो हम उसको डिडक्शन नहीं देंगे। तो दिस अमाउंट डिडक्शन नॉट अलाउड, तो सरकार इस डिडक्शन को क्या नहीं करेगी, अलाउ नहीं करेगी। क्लियर? तो इस बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना। और इसके बाद अब आता है सेक्शन 40 स्मॉल बी, और ये सेक्शन स्पेशली डिजाइन किया गया है कैपिटल और पार्टनरशिप फर्म के लिए। किसके लिए? ये सेक्शन ओनली ऑन एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। तो यहाँ पर लिखा है डिस अलाउ इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर, देखिए पार्टनर दो चीजें मिलती है, एक तो पार्टनर को कंपनी से सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है और अदर रिम्यूनरेशन मिलता है, मतलब किसी और नाम से कोई पैसा मिलता है पार्टनर को। और आपको याद होगा जब हमने सेक्शन 28 पढ़ाया था तब हमने कहा था कि अगर पार्टनर को कई सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो उसे किस में चार्ज किया जाएगा, पीजीबीपी के अंदर चार्ज किया जाएगा। तो इसी तरीके से अगर पार्टनर को आप कोई सैलरी देते हो, पार्टनर को अगर कोई बोनस देते हो, अगर पार्टनर को कोई कमीशन देते हो या पार्टनर को इंटरेस्ट देते हो, वो सब किसके अंदर चार्ज किया जाएगा, वो सेक्शन पीजीबीपी में कवर किया जाएगा, वेदर दे पे और अलाउ, अगर आपने उसे पे किया है या उसको दोगे। यस बट हैविंग सर्टेन लिमिट एज पर सेक्शन 40 स्मॉल बी, कि आपको बेनिफिट मिलेगा लेकिन कुछ सर्टेन अमाउंट का। दूसरी बात कि पार्टनरशिप में कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं चलेगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बेक डेट से अलाउ नहीं किया जाएगा। सपोज दैट आपने पार्टनरशिप डीड बनाई 1/1 से, लेकिन आप चाहते हो कि सर मैं बेनिफिट लेना चाहता हूँ 10/10/2019 से, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, या आप कह सकते हो कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वहां पर नहीं चलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि सरकार उसे अलाउ नहीं करती। वरना तुम ऐसा डीड बनाओगे 1 जनवरी को और क्लेम मांगने लगोगे पिछले साल से, तो सरकार का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चलेगा ही नहीं। अब कुछ चीजें याद रखनी, अगर आप इस तक करोगे तो आपको क्लेम मिलेगा, और उससे बियॉन्ड जाओगे तो वो आपको अलाउ नहीं किया जाए। तो उसको दो पार्टों में बांट दो, इंटरेस्ट को अलग कर दो और रिम्यूनरेशन को अलग कर दो। अगर आप किसी को इंटरेस्ट देते हो तो कितना अलाउ होगा, सबसे पहले मेंशनिंग पार्टनरशिप डीड। अगर आप किसी को भी इंटरेस्ट देना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड पर मेंशन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड बनती है, और जिसमें पार्टनर की सारी कंडीशन को लिखा जाता है। अगर अगर आपने इंटरेस्ट की बात वहां पर करी है तो पार्टनरशिप डीड में क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। दूसरी, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, बैक डेट नॉट अलाउ होगी। दूसरा, इंटरेस्ट कभी भी 12% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। लिखा है मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। कितने परसेंट तक दिया जाएगा, 12% तक दिया जाएगा, 12% से ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। पे टू वर्किंग और नॉन वर्किंग पार्टनर, अब चाहे आपकी कंपनी में कोई पार्टनर वर्किंग हो, चाहे आपकी कंपनी कोई पार्टनर वर्किंग ना हो, उन सबको इसका बेनिफिट दिया जाएगा।
ये कैपिटल पे बेनिफिट दिया जाएगा। मान लो मैंने 5 लाख लगाए, आपने 5 लाख लगाए, एक ने 10 लाख लगाए, हम दोनों तो वर्किंग है, वो नॉन वर्किंग है, वो आता नहीं, कंपनी पैसे लगा और कंपनी से क्या ले रहा है, इंटरेस्ट। क्लियर है? तो ये वर्किंग को भी मिलेगा और नॉन वर्किंग पार्टनर को मिलेगा। बाकी रिम्यूनरेशन, मेंशनिंग पार्टनरशिप डीड, जो भी आप उसे सैलरी दोगे, जो भी आप उसे बोनस दोगे, जो भी आप उसे कमीशन दोगे या कोई और अदर रिम्यूनरेशन दोगे, वो किसी मेंशन होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होना चाहिए। नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसमें क्या नहीं होगा, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव चलेगा। दूसरा, ओनली टू वर्किंग पार्टनर, किसको अलाउ किया जाएगा, ओनली वर्किंग पार्टनर को अलाउ जाएगा। और फोर्थ होता है लिमिट इज बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट, और कितने का ही अलाउ किया जाएगा, ओनली जो बुक बुक प्रॉफिट होगा उसी को ही अलाउ किया जाएगा, उसके ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना। सर बाकी चीज समझ में आ गई, बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? आइए, बुक प्रॉफिट निकालने का एक मेथड होता है। कैसे? सबसे पहले रिम्यूनरेशन कह रहा है बुक प्रॉफिट ऑन फर्स्ट 3 लाख रुपीज। क्या कह रहा है, पहला जो भी बुक प्रॉफिट होगा या जो भी आप अपना नेट प्रॉफिट निकालेंगे उसका 3 लाख अलग कर देना। क्या कर देना, 3 लाख अलग कर देना। और रेस्ट प्रॉफिट का कितना निकाल लेना, 60%। कितना निकाल लेना, 60%। लिखा है बुक प्रॉफिट ऑन फर्स्ट 3 लाख, मैक्सिमम रिम्यूनरेशन 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख विच एवर इज हायर। सरकार ने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि हायर। आज तक आपने लोअर पढ़ा था, यहाँ क्या लिखा, हायर। सरकार ने कहा अगर आप पार्टनरशिप डीड में भी आते हो और अगर आपको कोई नुकसान होता है, हम उसकी क्या दे देंगे आपको, डिडक्शन। अगर वो 1.5 लाख से कम है तो क्या मुझे नुकसान हुआ तो क्या मैं अपनी फैमिली को चलाऊंगा नहीं? क्या सरकार मेरे को बारे में सोचेगी नहीं? मैं अपने बच्चे को स्कूल की फीस नहीं भरूंगा? सरकार ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है, बुक प्रॉफिट, अगर वो 3 लाख से कम है, ठीक है, तो 3 लाख से कम है तो जो भी उसका 90% या फिर 1.5 लाख विचेवर इज हायर, उसका आप क्या कर सकते हो, क्लेम ले सकते हो, उसके ज्यादा का क्लेम नहीं। क्लियर? तो अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो पहले समझ में आ गया, बुक प्रॉफिट ऑन फर्स्ट 3 लाख का कितने परसेंट निकालोगे, 90% या फिर 1.5 लाख विचेवर इज हायर। और जितना बचेगा उसका कितना निकालोगे आप, 60%। अब मान लो हमने किसी की बुक में दिखा रखा है कि हमने पार्टनर को 8,40,000 रुपए दिए, उसे आप कितने पार्टों में बांट दोगे, 2 पार्ट में। 3 लाख पहले अलग कर दोगे, 3 लाख का कितने परसेंट लोगे, 90%। तो कितना आएगा, 270। बचा कितना, 540। 540 का कितना लोगे, 60%। कितना आएगा, 324। तो आपको पार्टनर को टोटल जो बेनिफिट देना होगा 5,94,000 का देना होगा। अगर उससे ज्यादा का देते हो तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। मेरी बात दोबारा सुन लो, ये सेक्शन 40 स्मॉल बी बात करता है डिसअलाउ इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर आप पार्टनर को कोई भी खर्चा देते हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिसअलाउ हो जाएगा। जैसे सैलरी, जैसे बोनस, जैसे कमीशन या अदर रिम्यूनरेशन, ठीक है, देते हो या साथ में आप इंटरेस्ट देते हो तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कुछ सर्टन केसेस में। अगर इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जाएगा, कि आप आज पार्टनरशिप डीड बना रहे हो लेकिन ओल्ड डेट से आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो वो भी आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से इसमें पेमेंट के लिए कुछ कंडीशन है। अगर आप किसी को भी इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप किसी को अदर रिम्यूनरेशन देते हो जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, वो भी कहाँ मेंशन होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज उसका बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरा, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, आपको बैकडेट अलाउ नहीं की जाएगी, चाहे आपका इंटरेस्ट हो चाहे आपका रिम्यूनरेशन हो। इंटरेस्ट में आपको मैक्सिमम 12% तक ही बेनिफिट मिलेगा, 12% से ज़्यादा का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से रेम्यूनरेशन के अंदर ओनली वर्किंग पार्टनर को रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन। जबकि इंटरेस्ट आपका वर्किंग हो या फिर नॉन वर्किंग हो, सभी पार्टनर को दिया जाएगा। और इसमें जो आपका रिम्यूनरेशन होगा उसके लिए हम बुक प्रॉफिट निकालेंगे। और जो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, जो पहला प्रॉफिट है उसका 3 लाख का 90% या फिर 1.5 लाख विच एवर इज हायर, और रेस्ट का आप कितने निकाल लोगे, 60%। तो अगर आपने उससे नीचे किया होगा तो पूरा अलाउ हो जाएगा, अगर उससे ऊपर किया होगा तो अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर? कैसे बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटिंग ऑफ बुक प्रॉफिट, तो जो भी बुक प्रॉफिट है वो आ जाएगा। पीजीबीपी एज पर नॉर्मल प्रोविजन, जो भी आपने पीजीबीपी के हिसाब से प्रॉफिट निकाला वो डाल देंगे। इंटरेस्ट टू पार्टनर, जो भी पार्टनर को आपने इंटरेस्ट दी वो डाल देंगे। और जो भी आपका और लिमिटेशन है वो डाल देंगे। तो जो भी निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, बुक प्रॉफिट। जैसे आपने नेट प्रॉफिट निकाला 1.5 लाख रुपए, नेट प्रॉफिट 1.5 लाख की जगह आप मान लो 10 लाख निकाला,
तो उसमें जो पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट दिया है 12.5% से ऊपर, वो उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। और अगर जो भी आपने रिम्यूनरेशन दिया है वो भी क्या कर दो, ऐड। और जो सबको जोड़ के निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, बुक प्रॉफिट। उसका आपका पहले 3 लाख को अलग कर लेना है, उसका 90% या 1.5 लाख, विच एवर इज हायर। और दूसरा जितना रेस्ट बचेगा उसका 60%। अगर उससे नीचे का रिम्यूनरेशन होगा तो अलाउ हो जाएगा, उससे ऊपर होगा तो डिसअलाउ हो जाएगा। क्लियर? इस बात को आपको याद रखते हुए चलना। जैसे मान लो आपने रिम्यूनरेशन टोटल मिलाकर दिया, टोटल मिला के आपने रिम्यूनरेशन दिया 6.5 लाख का इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन आपको अलाउ कितना होगा, 594, और जितना बचा कितना, 56,000, वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, उसने पार्टनर को जो रिम्यूनरेशन दिया था वो 6.5 लाख का दिया था, लेकिन हमने कैलकुलेट किया तो हमारे रिम्यूनरेशन कितना आ रहा है, 594। तो 56 लाख आपने क्या दे दिया, 56,000 एक्स्ट्रा दे दिया, तो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। और आज हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सेक्शन 40 कैपिटल ए, जो हमारा लास्ट सेक्शन है, जिसके अंदर आज हम आपको बता रहे हैं। और मैक्सिमम ये कैश बिलोंग किया जाता है आपके एक्सपेंस डिडक्टेबल ऑन सर्टेन कंडीशन, कि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा लेकिन सर्टेन कंडीशन पे होना चाहिए। जिसमें पहला आता है एक्सिस एंड अनरिस्पॉन्सिबल एक्सपेंडिचर। आपने कोई ऐसा खर्चा किया है जो क्या है, एक्सिस है, सरकार को लगा ये गलत है, या फिर क्या है, अनरिस्पॉन्सिबल है, तो सरकार उसे क्या कर देगी, डिसअलाउ कर देगी। जैसे सपोज दैट आपने अपने भाई को एक सामान 50,000 रुपए का सेल किया है, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 10,000 रुपए थी, तो आपने कितने का ज्यादा कर दिया, 4,000 रुपए का ज्यादा कर दिया। या आपने किसी को क्या किया, सेल किया 1.5 लाख का माल, माल की कीमत 1.5 लाख थी, लेकिन अपने भाई को आपने कम प्रॉफिट दिखाने के लिए कितने का कर दिया, 1 लाख रुपए का कर दिया। तो सरकार को अगर ऐसा लगता है कि इससे तुम्हारा कोई बेनिफिट हो रहा है, तो सरकार उस खर्चे को क्या कर देगी, डिसअलाउ कर देगी। क्लियर है? दूसरा, आपने 1 लाख का माल परचेज करना था, मतलब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1,20,000 थी, लेकिन आपने कितनी दिखाई, 1 लाख दिखाई, जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो सरकार ने कहा कोई भी ऐसा खर्चा जो क्या है, एक्सिस है या फिर अनरिस्पॉन्सिबल है, तो हम उसका क्या नहीं करेंगे, डिसअलाउ नहीं करेंगे। एक आपने अपनी कंपनी में अपने भाई को सैलरी दिखाते हो, उसमें भाई आपका 10वीं पास है, लेकिन आप उसे 50,000 रुपए सैलरी दे रहे हो। लेकिन एक आपकी कंपनी में एमबी करे हुआ लड़का है, सारा काम संभालता है, लेकिन आप उसे 10,000 30,000 रुपए देते हो, तो ये कहाँ से जज हो जाएगा। लेकिन सर हमारा जो भाई है वो पूरी नॉलेज रखता है बिजनेस की, उसके दम पे पूरा बिजनेस चल रहा है, तो सरकार को अगर प्रूफ कर देगा तब तो बेनिफिट ले लेंगे, अगर प्रूफ नहीं कर पाएगा तो बेनिफिट नहीं लिया जाएगा, और उतनी सैलरी ही अलाउ की जाएगी जितनी 10वीं तक के स्टाफ को दी जाती है। चलो, ये याद रखोगे तो याद रखो। अब सर इसमें एक बात थी कि रिलेटेड पर्सन कौन होगा, मतलब किसको पता चलेगा ये हमारा रिलेटेड है, किसे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो लिखा है ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड पर्सन, डिडक्शन एक्सेसिव और अनरिस्पॉन्सिबल। सबसे पहला रिलेटिव पर्सन। रिलेटिव पर्सन में आप सभी समझ सकते हो रिलेटिव पर्सन का मतलब क्या होता है। पति के केस में पत्नी, पत्नी के केस में पति, उनका भाई, उनका ब्रदर, और ऊपर की 3 पीढ़ी और नीचे की 3 पीढ़ी क्या कहलाएंगे, आपकी रिलेटिव पर्सन कहलाएंगे या फिर स्पेसिफाई पर्सन कहलाएंगे। सिंपल सी बात है, मेरी अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी पत्नी मेरा स्पाउस कहलाएगी, मेरे बच्चे रिलेटिव पर्सन कहलाएंगे, मेरे भाई, मेरी बहन, वो सब क्या कहलाएंगे, रिलेटिव पर्सन। इसके साथ साथ ऊपर की मेरी 3 पीढ़ी और नीचे की मेरी 3 पीढ़ी, वो सब क्या कहलाएंगी, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। और उनके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं हम, तो सरकार उसे क्या करेगी, जस्टिफाई करेगी, और अगर सरकार को लगता है कि ऐसा किया है गलत, तो सरकार उसे क्या कर देगी, डिसअलाउ, जितना सरकार करती है। लेकिन सर सपोज दैट अब हम एक कंपनी है, क्या है, कंपनी है, और हम किसी दूसरी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो अगर उस कंपनी में भी आप डायरेक्टर हो, इस कंपनी में भी डायरेक्टर हो, तो आप उस कंपनी क्या बन जाओगे, रिलेटेड पर्सन या फिर स्पेसिफाइड पर्सन। मैं ए कंपनी में भी डायरेक्टर हूँ, मैं बी कंपनी में भी डायरेक्टर हूँ, वहां भी मैं 50% शेयर होल्ड करता हूँ, यहाँ भी 50% करता हूँ, तो हो सकता है ना कुछ प्लानिंग कर लूँ, हो सकता है, दिख सकता है। सरकार ने कहा वो भी क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। यहाँ पर लिख दिया इंडिविजुअल का, तो मैंने आपको बता दिया, एनी रिलेटेड ऑफ द एसएससी एंड एनी पर्सन इन whose business or profession the associate or the related has substantial interest, उसमें क्या लगता है, substantial interest लगता है। अब अगर कंपनी है तो डायरेक्टर होगा, फर्म है तो पार्टनर होगा, एओपी होगी तो कौन होगा, मेंबर, और एचएफ होगा तो कर्ता।
अब कर्ता में उसके जितने ही मेंबर होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। तो यहाँ पर लिखा एनी डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर रिलेटेड टू सच पर्सन, any person in whose business or profession the SSC of director, partner or member of the SSC or any related of such person has substantial interest। अगर आप एक कंपनी में भी substantial interest रखते हो, दूसरी कंपनी में भी रखते हो और दोनों आपस में क्या कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर फेयर है तो कुछ नहीं, अगर फेयर नहीं है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। क्लियर है, इस बात को याद रखते चलना। चले नेक्स्ट आता है सेक्शन 40 कैपिटल ए, और ये बात करता है कैश की, इसकी बात करता है कैश ट्रांजैक्शन की। और आपने कई बार सुना होगा कि सर जब भी हम किसी को कैश में पेमेंट करते हैं तो 10,000 रुपए तक अलाउ है, अगर हम उससे ज्यादा करते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता। वो उसकी बात कौन करता है, सेक्शन 40 कैपिटल ए, वेयर द एसएससी इनकर एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ पेमेंट और एग्रीगेट मेड टू अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन बाय इन अकाउंट पे चेक, अगर आप उसे बैंक के अलावा पे कर रहे हो पे, या बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट एक्सिस 10,000 रुपीज, अगर आप किसी को बैंकिंग चैनल के अलावा पैसा दे रहे हो, इन शॉर्ट अगर आप किसी को 10,000 रुपए वन डे में ज्यादा दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 40 ए के साथ। इसलिए आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब किसी को कोई पेमेंट करता है तो अपने खर्चे को अपनी कंपनी में जो बुक करता है वो 10,000 रुपए से कम करता है, क्योंकि सेक्शन 40 कैपिटल है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। क्लियर, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां 10,000 रुपए की कंडीशन को चेंज कर दिए गए। जैसे अगर आप क्या करते हो, किसी किसी को पेमेंट करते हो फ्लाइंग की, हायरिंग की या फिर लीज की, गुड्स की, तो उसमें कितनी लिमिट है, 35,000 रुपए की लिमिट है, जबकि अदर दिन कितनी है, 10 की। लेकिन रूल 60D हमें बताता है कि कुछ केसेस में हम 10,000 रुपए से ज्यादा की भी पेमेंट करेंगे तब भी वो अलाउ कर दी जाएगी। इन द फॉलोइंग केस नो डिसअलाउ शेल बी मेड अंडर सेक्शन 40 कैपिटल ए क्लॉज 3 वेयर पेमेंट इज मेड। अगर आप आरबीआई को कोई पेमेंट करते हो या कोई बैंकिंग कंपनी को पेमेंट करते हो जो डिफाइंड है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से, आपने अपनी कंपनी में कैश में माल बेचा और कल सुबह जाकर आपने किसमें पैसा जमा करा दिया, बैंक के अंदर पैसा जमा करा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, अलाउ। इसी तरीके से अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एनी सब्सिडरी बैंक इज डिफाइंड इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1959 तब भी आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एनी कोऑपरेटिव बैंक और लैंड मॉर्गेज को पेमेंट करते हो तब आप उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप किसी एग्रीकल्चर में कोई पेमेंट करते हैं तब भी आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को पैसा करते हैं तब भी उनका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब ये सारी चीजें कैश में है। हाँ, कैश में। इसी तरीके से अगर आप क्या करते हैं अगर आप क्या करते हैं, वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप एनिमल के लिए करते हैं कोई या डेयरी प्रोडक्ट के लिए कोई खर्चा करते हैं तब आपको मिल जाएगा। अगर आप फिश और फिश प्रोडक्ट के लिए करते हैं तब आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट एग्रीकल्चर या एपीकल्चर के लिए करते हैं तब आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी जगह बिजनेस कर रहे हो जो कोटरल स्टोर है जहां पर पावर सिटी का काम नहीं होता तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। वेयर द अमाउंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट of the product manufacture or the produce without the aid of power। अगर आप ऐसी जगह काम करते हो जहां पावर नहीं है और उसके लिए आप जो भी पैसा पे करते हो तो उसमें कोई भी लिमिट मेंशन नहीं की जाएगी। इसी तरीके से वेयर द पेमेंट इज मेड इन द विलेज ऑफ टाउन विच ऑन द डेट ऑफ सच पेमेंट इज नॉट सर्व बाय एनी बैंक टू एनी पर्सन हु ऑर्डिनरी रेजिडेंस हु और इन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस प्रोफेशन और वेकेशन इन एनी सच विलेज और टाउन। अगर कोई ऐसा विलेज है जहां पर बैंक की फैसिलिटी नहीं है और उसके अगेंस्ट आप कोई पैसा पे करते हो तो क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कभी ऐसा हो जाता है किसी केस में कि कोई हॉलीडे का दिन है, कोई स्ट्राइक हो गई और उसके अगेंस्ट आप कोई पैसा करते हो, मान लो मुझे लगा कल से कोविड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला और अपनी शॉपें क्लोज हो जाएंगे, मैंने अपने सभी स्टाफ को बुलाया और सबको पेमेंट कर दी कि 15,000 रुपए ले लो और अभी तुम अपने अपने घर चले जाओ।
तो जो मैं उस समय पेमेंट कर रहा हूँ, जो रीजन क्या है कि स्ट्राइक होने वाली है या फिर पूरी तरीके से बंद होने वाला है, तो उसके अगेंस्ट जो भी पैसा मैं पे करूंगा सब किसके अंदर कवर किया जाएगा, रूल 60 के अंदर कवर किया जाएगा और उसका हमें क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो इन बातों को आपको अपने माइंड में ध्यान रखते हुए चलना है कि अगर मैं कोई भी पेमेंट करता हूँ सेक्शन 40 कैपिटल ए के हिसाब से तो उसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन रूल 60 बोलता है इस बात को, जबकि सेक्शन 40 कैपिटल ए उसे 10,000 तक ही अलाउ करता है। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पर ये लिमिट को अगर आप बियॉन्ड भी करोगे तब भी आप कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम आपकी जो भी ट्रांजेक्शन हो 10,000 रुपीज से कम ही रहे तो ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छा है। अगर उससे ज़्यादा जाएगी तो फिर आपको लो का वायलेशन हो जाएगी। क्लियर? तो ये आज हमारा सेक्शन खत्म हो गया, सेक्शन 40 कैपिटल ए। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारे सेक्शन को कवर किया है और बहुत ही इजीली तरीके से। अब आपको ये सेक्शन तभी याद होंगे जब इसको आप कई बार देखोगे या कई बार इसको पढ़ोगे। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो कम से कम एक बार, दो बार या तीन बार देखें, ताकि आपको सेक्शन की लिमिट पता चल जाए। तो जब आप पीजीबीपी के क्वेश्चन आंसर करोगे तो वहां पर आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। जब तक आपको थ्योरी याद नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिकल कभी भी स्ट्रांग नहीं होंगे। इसलिए हमें थ्योरी को स्ट्रांग करना है, इसीलिए आप इस वीडियो को कई बार वॉच कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।